मूवी की शुरुआत में हम एलिज नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक आदमी की लाश को घसीटकर किचन में ले जा रही थी। दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एलिज का खुद का पति मार्कोस है, जिसको एलिज ने मार दिया। फिर एलिज फ्लोर पर लगे खून को साफ करने लगती है, जिसके कारण उसके कपड़ों पर भी खून लग जाता है। लेकिन तभी एलिज को अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर एलिज जल्दी से अपनी बेटी के रूम में जाकर उसको गोद में उठा लेती है और चुप करवाने की कोशिश करती है। तभी एलिज को मेन डोर खुलने की आवाज आती है और वो समझ जाती है कि उसकी बेटी को संभालने के लिए मेड आई है। इसलिए एलिज अपने खून से सने हुए कपड़ों को छुपाने के लिए जैकेट पहन लेती है और फिर जल्दी से मेड के पास चली जाती है। मेड को घर में मार्कोस दिखाई ही नहीं देता, इसलिए मेड एलिज से पूछने लगती है कि आखिर आपके पति मार्कोस कहाँ है। लेकिन एलिज तो उसे झूठ कह देती है कि मार्कोस किसी काम से बाहर गया है। फिर एलिज मेड को अपनी बेटी थमाकर उसे ऊपर जाने के लिए कहती है। मेड के ऊपर जाने के बाद एलिज दोबारा से मार्कोस की बॉडी को ठिकाने लगाने लगती है। वो मार्कोस की बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में काटकर उन्हें प्लास्टिक के थैलों में भर देती है और फिर उनको बैग्स में डालकर अपने घर से बाहर ले जाती है। अब कहानी 7 साल पीछे जाती है, जहां हम एलिज और मार्कोस को एक फ्लैट में एक साथ देखते हैं। दरअसल एलिज प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है और मार्कोस अक्सर ही एलिज के पास आता जाता रहता है। आज भी मार्कोस एलिज के साथ मजे करने के लिए ही आया था। तभी मार्कोस के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है और वो अपनी वाइफ से झूठ कह देता है कि मैं तो दादा के साथ मीटिंग में हूँ। दरअसल मार्कोस अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। फिर मार्कोस को खुश करने एलिज अपने बचे हुए क्लाइंट से मिलने के लिए एक बार में जाती है, जहां वो अपने काफी सारे और क्लाइंट्स के साथ भी सोती है और उनमें से एक बूढ़ा आदमी भी था। फिर जब एलिज अपना काम पूरा करके बार से जाने लगती है तो उसके पास मार्कोस आता है और वो जिद करके एलिज को अपने साथ पार्किंग एरिया में ले जाता है। फिर वहां पर वो एलिज को एक ब्रांड न्यू गाड़ी दिखाता है। दरअसल मार्कोस एलिज को ये गाड़ी गिफ्ट करने वाला था और ये देखकर एलिज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो एलिज को ये भी बताता है कि मेरी वाइफ पागल हो गई है, इसीलिए मैं उसे पागल खाने भेज रहा हूँ। एक बार वो चली जाए फिर मैं तुमसे ही शादी कर लूंगा। मार्कोस की बात सुनकर एलिज और भी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मार्कोस ब्राजील का बहुत ही अमीर आदमी है और ये पता होने के बाद भी कि एलिज एक प्रोस्टिट्यूटर है, फिर भी वो उससे शादी करना चाहता है और ये कोई छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात थी। फिर एलिज और मार्कोस दोनों ट्रिप पर निकल जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मार्कोस अपने एक दोस्त के साथ एलिज को जंगल में शिकार पर ले जाता है, जहां पर मार्कोस एलिज को शिकार करना भी सिखाता है और शाम होने तक एलिज भी एक हिरण का शिकार कर देती है। लेकिन मार्कोस के साथ जो उसका दोस्त आया था उसको एलिज बहुत ही जानी पहचानी लगती है। इसलिए जब एलिज और मार्कोस का दोस्त बोनफायर के पास बैठे थे तो मार्कोस का दोस्त एलिज से कहता है कि मार्कोस ने मुझे बताया था कि तुम एक लॉयर हो, पर मैंने तुम्हें कहीं देखा है। दरअसल एलिज मार्कोस के दोस्त के साथ भी सो चुकी है, जो कि अब उसे याद नहीं है और मार्कस ने भी उसे नहीं बताया कि एलिज प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। इसलिए एलिज भी मार्कोस के दोस्त को झूठ कह देती है कि मैं लॉ की स्टडी कर रही हूँ। फिर अगले ही दिन मार्कस एलिज की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक फ्लैट में लेकर जाता है और जब वो उसकी आंखों पर से पट्टी हटाता है तो एलिज मार्कस से पूछती है कि आखिर तुम मुझे किसके फ्लैट में लेकर आए हो। तभी मार्कस उसे कहता है कि आज से ये फ्लैट तुम्हारा है, जहां हम दोनों एक साथ रहा करेंगे, क्योंकि मैंने मेरी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है। मार्कस की बात सुनकर एलिज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब हम जल्दी ही शादी कर लेंगे और हमारी भी एक फैमिली होगी। फिर जब एलिज अपने खुद के घर में जाती है तो सबसे पहले अपनी आंटी मार्टा से मिलती है, जिसको वो अपनी मॉम से भी ज्यादा प्यार किया करती थी। फिर वो अपनी आंटी को अपनी शादी का कार्ड भी दिखाती है, जिसको देखकर एलिज की आंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर एलिज अपनी मॉम से मिलती है, लेकिन उनसे वो ज्यादा अच्छे से बात नहीं करती। तभी उसकी नजर अपने स्टेप डैड पर जाती है, जिसके पास एलिज की छोटी बहन खड़ी थी और ये देखकर एलिज को अपने स्टेप डैड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब एलिज खुद छोटी थी तो उसके स्टेप डैड ने एलिज के साथ बहुत ही बुरे बुरे काम किए थे, लेकिन उस समय वो छोटी थी
इसलिए वो अपने स्टेप डैड के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं पाई। अब इसे डर है कि कहीं इसके स्टेप डैड इसकी छोटी बहन का भी गलत फायदा ना उठाते हों। फिर जब वो किचन में जाती है तो उसके पास उसका स्टेप डैड आ जाता है और दोबारा से उसको अजीब तरीके से छूना शुरू कर देता है। ये देखकर एलिस को अपने स्टेप डैड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। फिर वो उसको धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी किसी भी बहन को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी एलिस की मॉम वहां पर आ जाती है जो एलिस को अपने हस्बैंड से दूर कर देती है और फिर एलिस को डांटते हुए घर से भगा देती है। एलिस भी अपनी मॉम को एक भी शब्द बोले बिना घर से बाहर निकल जाती है। अब वो समय आ जाता है जब एलिस और मार्कस की शादी होने वाली थी। दोनों ही इस शादी से काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। फिर शादी के बाद एलिस मार्कस के साथ शादी में आए हुए गेस्ट से मिलने लगती है। तभी एलिस एक बूढ़े आदमी से मिलती है और उस बूढ़े आदमी को देखकर एलिस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ये वही बूढ़ा आदमी था जिसके साथ एक बार में एलिस सोई थी। इसलिए एलिस को डर था कि कहीं वो बूढ़ा आदमी मार्कस की मॉम और डैड को उसके काम के बारे में ना बता दे। तभी हम एलिस की आंटी को देखते हैं जो अकेली ही एलिस और मार्कस की शादी को अटेंड करने के लिए आई थी। तभी मार्कस के पापा मार्टा से पूछते हैं कि आपका बाकी का परिवार शादी में क्यों नहीं आया, लेकिन मार्टा तो उनको ऐसे ही कोई बहाना बना देती है। अब इस कहानी को 4 साल बीत जाते हैं, यानी कि एलिस और मार्कस की शादी को अब पूरे 4 साल हो गए थे। फिर एक दिन मार्टा एलिस के घर पर आती है और एलिस के आलीशान घर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि एलिस का घर उसने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। इतने में मार्कस भी मार्टा और एलिस के पास आता है और कहता है कि मैं किसी काम के लिए ब्राजील जा रहा हूँ और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगा। ये बात सुनकर एलिस को बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि मार्कस ने उसके सामने पहले कभी भी ब्राजील के बारे में जिक्र नहीं किया। फिर एलिस उसको याद दिलाती है कि कल हमारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन एलिस की बात सुनकर मार्कस उसको कहता है कि मेरा ब्राजील में जाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए तुम आंटी मार्टा को लेकर डॉक्टर के पास चली जाना। और इतना कहने के बाद मार्कस अपने घर से चला जाता है। दरअसल एलिस पिछले 4 सालों से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उसने बहुत ज्यादा दवाइयां भी ली है ताकि वो मार्कस को एक बच्चा दे सके, लेकिन फिर भी वो मां नहीं बन पाई। इसलिए धीरे धीरे मार्कस और एलिस के बीच का रिश्ता बिगड़ रहा है। अब एलिस सारा कसूर खुद का ही समझने लगती है, ये सोचकर कि उसी के कारण मार्कस बाप नहीं बन पाया। लेकिन फिर जब एलिस डॉक्टर के पास जाती है तो उसके सभी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं और ये देखकर डॉक्टर एलिस से कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड का भी चेकअप करवाना चाहिए क्योंकि दिक्कत आदमियों में भी हो सकती है। लेकिन एलिस तो डॉक्टर से कहती है कि मार्कस की पिछली वाइफ से उसे एक बेटी है, इसलिए दिक्कत उसमें नहीं बल्कि मुझ में है। तभी कुछ दिन बाद हम मार्कस को अपने दोस्त हेथर और एलिस के साथ पूल पार्टी करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहां पर एलिस की दोस्त बियांका आ जाती है जिसके साथ पहले वो प्रोस्टिट्यूशन का काम किया करती थी। दरअसल बियांका को यहाँ पर हेथर ने बुलाया है। फिर जब एलिस उसको देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर एलिस बियांका से वॉशरूम में जाकर बात करती है और पूछने लगती है कि क्या तुमने हेथर को सब कुछ बता दिया। एलिस की बात सुनकर बियांका उसको कहती है कि मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। अब ये बात सुनने के बाद एलिस की जान में जान आ जाती है। फिर कुछ समय बाद जब वो दोनों घर पर जाते हैं तो एलिस को मार्कस पर शक होने लगता है क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा बाहर रहने लगा था। फिर जब मार्कस नहाने के लिए जाता है तो उसी वक्त एलिस मार्कस के लैपटॉप को चेक करने लगती है, लेकिन एलिस को मार्कस के लैपटॉप का पासवर्ड ही नहीं पता था, इसलिए वो लैपटॉप को अनलॉक नहीं कर पाती। इतने में मार्कस भी नहाकर वापस आ जाता है और जैसे ही वो अपने लैपटॉप को खोलता है तो चुपके से एलिस उसके लैपटॉप का पासवर्ड देख लेती है। फिर रात को जब मार्कस सो जाता है तो एलिस मार्कस के लैपटॉप को अनलॉक कर देती है और उसकी मेल्स चेक करने लगती है। वो देखती है कि मार्कस ने काफी सारी लड़कियों से बात की हुई है और मार्कस उनके साथ सोया भी है। इन सभी मेल्स को देखकर एलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाती है कि मार्कस अक्सर ही काम करने के बहाने उन लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए जाता है। फिर नेक्स्ट डे एलिस मार्कस के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी मेल्स पढ़ ली है और मुझे पता चला है कि तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने मुझे कहा था कि शादी के बाद तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम नहीं बदले। फिर मार्कस एलिस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस मार्कस की एक भी बात नहीं सुनती और कहती है कि अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है
अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूंगी। तभी एलिस को उल्टी आ जाती है और ये देखकर एलिस समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब मार्कस को भी आइडिया हो जाता है कि एलिस प्रेग्नेंट है, इसलिए वो एलिस से माफी मांगते हुए कहता है कि अब से मैं सच में बदल जाऊंगा। दरअसल एलिस भी मार्कस को अपने ही साथ देखना चाहती थी, इसलिए वो मार्कस को बिना कुछ सोचे समझे दूसरा मौका दे देती है। अब देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और एलिस एक लड़की को जन्म देती है, जिसकी देखभाल एलिस और मार्कस दोनों मिलकर करते हैं। फिर एक दिन मार्कस कहीं जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब एलिस मार्कस से पूछती है तो वो कहता है कि मैं बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन एलिस तो फिर भी उस पर शक करती है कि जरूर ये इस बार भी मुझे धोखा ही दे रहा होगा। इसलिए वो मार्कस को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोबारा से वही पुराने मार्कस बनते जा रहे हो। लेकिन एलिस की बात सुनकर मार्कस उसे कहता है कि तुम धीरे धीरे पागल होती जा रही हो, इसलिए मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। और इतना कहने के बाद मार्कस वहां से चला जाता है। तभी 2-3 दिन के बाद एलिस के घर पर मार्कस की एक कजन आती है, जिसका नाम क्लैरिस था। फिर आपस में बातें करते समय एलिस क्लैरिस से कहती है कि मुझे डर है कि कहीं मार्कस मुझे छोड़ ना दे। लेकिन एलिस की बात सुनकर क्लैरिस उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। फिर एलिस उसे बताती है कि मेरे पिता बहुत ही बुरे इंसान थे, जो हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए। फिर उनके जाने के कुछ सालों बाद मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली, और जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे स्टेप डैड ने मेरे साथ गलत काम किया। फिर दूसरी बार जब मैं 15 साल की थी, तब भी उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी मेरी तरह बिना बाप के बड़ी हो। तभी रात को जब एलिस सो रही थी तो उसे बाहर हॉल में से किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर जैसे ही वो बाहर जाती है तो देखती है मार्कस वहां सोफे पर ही सो रहा है। फिर वो मार्कस को अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन मार्कस बहुत थका हुआ था, इसलिए वो एलिस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर जैसे ही एलिस मार्कस का पर्स चेक करती है तो पर्स में उसे कुछ प्रोटेक्शन मिलती है। ये देखकर एलिस का शक सच में बदल जाता है। फिर वो धीरे से मार्कस का फोन निकालकर उसी की उंगली से अनलॉक कर देती है, और फिर जैसे ही वो मार्कस की मेल्स चेक करती है तो दोबारा से उसे एक डेनिला नाम की लड़की की मेल मिलती है, जिसके साथ मार्कस हाल ही में सोकर आया है। और साथ में मार्कस ने उस लड़की की प्रोफाइल के नीचे काफी घटिया कमेंट्स भी कर रखे थे, जिसको देखकर एलिस बिल्कुल टूट जाती है। फिर अगली सुबह मार्कस जब एलिस के करीब आने की कोशिश करता है तो एलिस मार्कस को अपने से दूर कर देती है और कहती है, अभी मैं थकी हुई हूँ। अब इस बात पर मार्कस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जब तुम एक ही दिन में कई सारे क्लाइंट्स के पास जाया करती थी तब तुम नहीं थकती थी, जो आज थक गई। फिर ये बात सुनने के बाद एलिस गुस्से में कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम फिर से मुझे चीट करने लगे हो। लेकिन मार्कस तो इस बार भी उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि तुम पागल हो गई हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाओ। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर एलिस अच्छे से तैयार होकर एक बार में जाती है, जहां पर डेनिला अक्सर मार्कस से मिला करती थी। फिर बार में काफी देर तक ढूंढने के बाद उसको डेनिला मिल जाती है। फिर एलिस उससे बात करने के बहाने उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो। अब एलिस की बात सुनकर डेनिला उसे बताती है कि मैं मेरे शादीशुदा बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने मुझे वादा किया है कि वो अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे साथ शादी करेगा, क्योंकि अपनी वाइफ को वो पहले मेंटल हॉस्पिटल में भेजने वाला है। डेनिला की बात सुनकर एलिस समझ जाती है कि मार्कोस मेरे साथ भी ठीक वैसे ही करने वाला है जैसे उसने अपनी पिछली वाइफ के साथ किया था। फिर एलिस एक डिटेक्टिव को हायर करती है जो मार्कस और डेनिला की रेस्टोरेंट में एक साथ फोटोज खींच लेता है और उन्हें एलिस को भी दिखा देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी क्राइम के पूरे 18 घंटे बाद। एलिस मार्कस के टुकड़े टुकड़े करके एक बैग में डाल लेती है और फिर उस बैग को अपनी गाड़ी में डालकर अपने घर से निकल जाती है। एलिस गाड़ी लेकर सीधा एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर वो मार्कस के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह पर फेंक देती है ताकि किसी को भी मार्कस के बॉडी पार्ट्स ना मिले और वो जेल जाने से बच जाए। फिर वो मार्कस की फैमिली के पास जाती है और उनको झूठ कह देती है कि मार्कस घर से गायब हो गया है। एलिस सभी के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। तभी मार्कस की मॉम एलिस से पूछती है कि आखिरी बार मार्कस घर से कब गया था और जाते वक्त उसने तुम्हें क्या कहा। फिर एलिस उनको बताती है कि मार्कस ने मुझे कहा था कि शायद अब मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा
और फिर इतना कहने के बाद मार्कस घर से चला गया। अब मार्कस की फैमिली मार्कस को ढूंढने के लिए पुलिस का सहारा लेती है, लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन बीत जाते हैं और उसका कहीं भी पता नहीं चलता। फिर एक दिन जब एलिज अपने घर में टीवी देख रही थी तो टीवी के जरिए उसको पता चलता है कि पुलिस को किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स मिले हैं, लेकिन अभी तक सर नहीं मिला, यानी कि उनको अभी तक ये नहीं पता कि वो बॉडी पार्ट्स मार्कस के हैं। अब इस बात से एलिज बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर पुलिस को मार्कस का सर मिल गया तो उनको सबसे पहला शक एलिज पर ही जाएगा। लेकिन अगले ही दिन पुलिस वालों को मार्कस का कटा हुआ सर भी मिल जाता है, जिसको देखकर एलिज समझ जाती है कि किसी भी वक्त पुलिस वाले मेरे घर पर आते ही होंगे। इसलिए वो जल्दी से अपने घर से निकलने के लिए कपड़े पैक करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर जाने लगती है तो ऐन मौके पर पुलिस ऑफिसर एलिज के घर पर आ जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। अब क्योंकि एलिज प्रोफेशनल किलर नहीं थी, इसलिए पुलिस को उसके घर में कुछ ब्लू कलर की पॉलीथीन्स मिलती है और ये पॉलीथीन ठीक वैसे ही थी जिनके अंदर उन्हें मार्कस के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। इसलिए पुलिस को एलिज पर शक और भी गहरा हो जाता है। इसलिए वो लोग एलिज को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। फिर पूछताछ के दौरान चीफ एलिज को उसके ही पेंट हाउस की लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसके अंदर एलिज बहुत ही भारी भारी बैग्स लेकर नीचे जा रही थी और जब एलिज घर वापस आई तो उसके पास एक भी बैग नहीं था। फिर जब चीफ एलिज से इसके बारे में पूछता है तो एलिज झूठ कह देती है कि मैं बैग में वाइन भरकर कस्टमर्स को बेचने के लिए गई थी। फिर जब चीफ एलिज से उन कस्टमर्स के नाम पूछता है तो एलिज चीफ से झूठ कह देती है कि मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे। अब एलिज के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद चीफ को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। फिर वो एलिज से कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि जिनको तुम वाइन बेच कर आई हो तुम्हें उनका नाम तक नहीं पता। अब कहानी पास्ट में जाती है और हमें क्राइम सीन वाला दिन दिखाया जाता है। उस दिन एलिज अपनी मॉम के घर पर गई हुई थी। तभी एलिज के पास उसकी लॉयर की कॉल आती है और वो बताती है कि डिवोर्स होने के बाद तुम्हारी बेटी की कस्टडी मार्कस के पास जाएगी, क्योंकि तुम्हारा पास्ट बहुत ही खराब था, क्योंकि पहले तुम एक प्रोस्टिट्यूशन थी। इसलिए जज तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की बच्ची को रहने नहीं देगी। जिस समय एलिज बात कर रही थी तभी उसकी नजर अपने स्टेप डैड पर जाती है, जो एलिज की बेटी को छू रहा था और ऐसा करता हुआ देखकर एलिज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जल्दी से वो अपने स्टेप डैड के पास जाकर उन्हें धक्का मार देती है और अपनी बेटी से दूर कर देती है। फिर वो अपने घर पर जाती है जहां पर मार्कस पहले से ही मौजूद था, लेकिन इस बार भी वो एलिज से ज्यादा अच्छे से बात नहीं करता। तभी घर की डोरबेल बजती है और मार्कस एलिज से कहता है बाहर पिज्जा वाला आया होगा, जाकर ले आओ वरना वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन एलिज तो पिज्जा लाने से साफ साफ इनकार कर देती है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। फिर गुस्से में आकर मार्कस खुद पिज्जा लेने के लिए नीचे चला जाता है और जैसे ही वो पिज्जा लेकर ऊपर आता है तो देखता है कि एलिज ने टीवी में एक वीडियो चलाई हुई है जिसके अंदर मार्कस डेनिला के साथ था। उस वीडियो को देखकर मार्कस को एलिज पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो गुस्से में पूछता है कि क्या तुम मुझ पर नजर रख रही हो। फिर वो एलिज को बुरी बुरी गालियां भी देने लगता है और कहता है कि अब मैं मेरी बेटी को तुमसे अलग कर दूंगा और कभी भी तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। एलिज को मार्कस की ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आने लगता है। फिर वो गुस्से में आकर एक ड्रॉर से गन उठाकर मार्कस को गन पॉइंट पर ले लेती है। अब मार्कस को लगता है कि एलिज में गोली चलाने की हिम्मत नहीं होगी, इसलिए जैसे ही वो दोबारा से एलिज को गालियां देने लगता है तो गुस्से में आकर एलिज उस पर गोली चला देती है, जो सीधा उसके सर में जाकर लगती है और मार्कस की मौत हो जाती है। अब एलिज भी समझ जाती है कि उसने बहुत ही गलत कदम उठा लिया है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब वो कुछ भी सही नहीं कर सकती थी। अब उसके पास मार्कस की बॉडी को ठिकाने लगाने के अलावा कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो मार्कस की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देती है और उसके बाद वही सब होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां एलिज अपना जुर्म कबूल कर लेती है। फिर एलिज को जेल में डाल दिया जाता है, जहां से वो अपनी बेटी के लिए कुछ लेटर्स लिखती है ताकि उसकी बेटी बड़ी होकर उन लेटर्स
को पड़े। दोस्तों ये मूवी रियल इंसिडेंट पर आधारित है, इसलिए कहा जाता है कि जेल से निकलने के बाद एलिस को अपनी बेटी से कभी भी मिलने नहीं दिया गया और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोग चाहते हो कि आप पर भी ऐसी फिल्म बने तो भाई लोग कर डालो कोई कांड। चलो मजाक कर रहा था भाई। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय।